मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस क्लास के जरिए आपके 3 सब्जेक्ट की तैयारी जो है एक साथ कराई जाएगी। ईवीएस है, जीके और करंट अफेयर्स। बिल्कुल दोस्तों, 3 सब्जेक्ट एक ही क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो कि सुपर टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विज है जो कि आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विज था जो आपके लिए था। तो बिल्कुल यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे भैया, और उससे पहले सीढ़ी गड़साई करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन पे यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे पहले प्रश्न में है कि हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2024 में कौन सा पदक जो है या मेडल जो है जीता है? सिल्वर, गोल्ड, ब्रांज या कांस्य। तो हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जो है इन्होंने हासिल किया है। बिल्कुल, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि सिल्वर मेडल जो है इन्होंने हासिल किया है। बिल्कुल, यहाँ पे और इनके बारे में चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है नीरज चोपड़ा के बारे में, उसको भी जानते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पे रहे भैया। दूसरे स्थान इनको जो है दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा को 2024 के डायमंड लीग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहले स्थान पे कौन रहा उसके बारे में जानिए कि ग्रेनाडा के एडरसन पीटर्स ने अपने पहले अटेम्प्ट में 87.87 मीटर जो है का बेस्ट थ्रो फेंक कर पहला स्थान जो है वो हासिल किया। कौन दोस्तों? ग्रेनेडा के एडरसन पीटर्स ने पहले स्थान जो है हासिल किया। वहीं सिर्फ 0.01 मीटर पीछे रह गए कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, और उन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो जो है फेंका है। तो ये रहा दोस्तों इनका रिकॉर्ड। और कितने मीटर से पीछे रह गए थे? बिल्कुल, यहाँ पे 0.01 मीटर से पीछे रह गए। पहले अटेम्प्ट में एडरसन पीटर्स जो रहे वो पहले स्थान पे रहे। तो चलिए भैया, यहाँ पे और कुछ जानकारी लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे डायमंड लीग फाइनल जीतने से चूके नीरज चोपड़ा दोस्तों डायमंड फाइनल लीग जो है जीतने से चूक गए। बिल्कुल, ये हैं आपके नीरज चोपड़ा। और एडरसन पीटर्स ने जो थ्रो फेंका उनकी डिस्टेंस जो रही इतने मीटर रही 87.87 मीटर। वहीं नीरज चोपड़ा के द्वारा जो थ्रो फेंका गया, जो भाला फेंका गया, उनका जो डिस्टेंस रहा 87.86। कहने का मतलब है कि 0.01 मीटर से जो है नीरज चोपड़ा पीछे रह गए। ठीक है दोस्तों, नहीं तो पहले स्थान इनका ही रहता। चलिए भैया, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम जान लें कि जो आपका डायमंड लीग 2024 जो का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? डायमंड लीग के फाइनल लीग का जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? तो बेल्जियम में इसका आयोजन जो दोस्तों कहाँ पे हुआ था? बेल्जियम में इसका आयोजन जो है वो हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? बेल्जियम में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है, जहां भारत के सिर्फ 2 एथलीट हिस्सा लिए थे। बिल्कुल दोस्तों, सिर्फ 2 ही लोग भारत के थे जो इसमें शामिल थे, एक नीरज चोपड़ा, एक अन्य लोग थे जिनका नाम था अविनाश। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। ये अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। बिल्कुल, किसी भी खाद्य श्रृंखला में पहली कड़ी आमतौर पर हरे पौधे होते हैं, क्योंकि किसी भी खाद्य श्रृंखला में किसी भी खाद्य श्रृंखला जो होती है दोस्तों उसकी पहली कड़ी जो होती है हरे पौधे होते हैं। क्यों? वे व्यापक रूप से वितरित किए जाते हैं, वे मिट्टी में एक स्थान पर स्थापित होते हैं, वे अकेले सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं, या मांसाहारी किंतु तुलना में अधिक शाकाहारी होते हैं। बिल्कुल भैया, किसी भी खाद्य श्रृंखला में पहली कड़ी सदैव हरे पौधे होते हैं क्योंकि वे अकेले सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन को संश्लेषित करने की जो क्षमता है वो रखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, कहने मतलब भोजन का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या कुछ होता है उसको पहले हम जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से
कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ऑक्सीजन और शर्करा जो है उसको बनाते हैं, ऑक्सीजन और शर्करे का उपयोग बनाते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछ लिया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो होती है। चलिए आगे चलें और कुछ जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी को लेते हैं। बिल्कुल भैया, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रक्रिया आपकी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोला जाता है उसको ग्रहण करते हैं और साथ में मिट्टी से पानी को लेते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं, शर्करा बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण जो है करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बनिक खाद्य बनाते हैं। बिल्कुल भैया, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में बनता है। बिल्कुल भैया, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में होता है। तो पौधे के हरे भाग, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, हरा भाग जो होता है उसी से ही प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो कंडक्ट होती है। ठीक है। सूर्य की रोशनी आते है उसे पौधे ग्रहण करते हैं, उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। चलिए हम अब यहाँ से इस प्रश्न का जो राइट जवाब है आप तो देख लिए होंगे। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, बिल्कुल भैया एक ही क्लास में आपको 3 सब्जेक्ट की तैयारी होगी। बिल्कुल, सब्जेक्ट क्या है आपके, EVS हुआ, EVS के अलावा GK है और उसके अलावा आपके करंट जो हैं उसकी तैयारी एक साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल, यह संविधान जो आपका निर्माण किया गया था उसके सभा के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, अल्लादी कृष्णराज स्वामी अय्यर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बिल्कुल संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के प्रमुख नियुक्तियां, चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नियुक्तियां उसके बारे में जानते हैं कि संविधान का अस्थायी सदस्य कौन था, उपाध्यक्ष कौन था। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं उसको पूरा, यहाँ पे लिस्ट है आपके सामने। बिल्कुल, यहाँ पे संविधान सभा की प्रमुख नियुक्तियां कौन सी हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। कभी कभी दोस्तों आपको एग्जाम पूछ लेता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। वहीं पूछ लिया कि अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। तो ये रहा। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे। चलिए भी आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहा जाता है, खाद्य चक्र कहते हैं, श्रृंखला क्रिया कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं या जैव समूह पिरामिड कहते हैं। तो बिल्कुल भैया सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं। और यहाँ पे खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं, चलिए खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में यहाँ पे हम जानते हैं। सबसे पहले कि खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला किसी विशेष वातावरण या आवास के विभिन्न जीवों के बीच पोषण संबंध को क्या करती है, दर्शाती है। एक खाद्य श्रृंखला दर्शाती है कि कैसे ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों तक तथा उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक और उपभोक्ताओं से कवक जैसे अपघटकों तक किस प्रकार से गुजरती है या किस प्रकार से पहुंचती है। और यह जो आपका खाद्य श्रृंखला होता है यह भी दिखाता है कि कैसे जानवर भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं या निर्भर होते हैं। तो ये रहा दोस्तों खाद्य श्रृंखला। बिल्कुल, खाद्य श्रृंखला के अलावा चलिए खाद्य जाल क्या होता है उसको पूरा जान लीजिए कि परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं, फूड वेव कहते हैं या खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने का एक जटिल नेटवर्क होता है। बिल्कुल भैया, कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल के
एक साथ जुड़ती हैं तो उसे को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहा जाता है। और यह नेटवर्क जो होता है विभिन्न पोषण स्तरों से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। खाद्य जाल में जीवों के बीच ऊर्जा और भोजन का वितरण कनेक्शन लिंक के जरिए होता है। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा आपके खाद्य जाल। और खाद्य जाल का मतलब होता है खाद्य जाल जिसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ एक नेटवर्क में जुड़ी होती हैं, उसे ही खाद्य जाल यहाँ पे कहा जाता है। परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहा जाता है। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान दोस्तों कहाँ का है? भारत का सबसे लंबा संविधान है। और भारत के संविधान के मूल रूप से कितने, देखिए कभी पूछ लेता है कि जो भारत का संविधान है उसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। तो बिल्कुल भैया अगर अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं और 400, और वर्तमान के पहले देखिए भारत के संविधान में मूल रूप से कुल इतने अनुच्छेद थे पहले। अब अगर बात की जाए अनुच्छेद की तो 476 अनुच्छेद जो हैं प्रेजेंट टाइम में, 476 अनुच्छेद जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में शामिल हैं, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। जब इसकी रचना की गई थी या बना हुआ था तो सबसे पहले वो अंग्रेजी भाषा में ही भारतीय संविधान को लिखा गया था। चलिए दोस्तों डिटेल में जान लेते हैं कि क्या कुछ है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे भारतीय संविधान में मूल रूप से इतने अनुच्छेद, जो पहले 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में अगर बात करें वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में जो है लिखा गया था। अब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। बिल्कुल भैया अगर कभी कोई पूछ लेता है कि भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे इन्होंने अपने हाथ से इसको लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगर हम बात करें कि कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। बिल्कुल अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। और प्रभावी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में ये प्रभावी हुआ था। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे ने पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा है? नमो मेट्रो, नमो भारत रैपिड रेल, नमो भारत मेट्रो। बिल्कुल हाल ही में रेलवे ने पहले वंदे मेट्रो का नाम बदल के क्या रखा है? नमो भारत रैपिड जो है वो रखा गया है। वंदे भारत का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड ट्रेन हुआ। भारत की पहले वंदे ट्रेन का नाम बदलकर दोस्तों नमो भारत रैपिड जो रेल कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने 16 सितंबर को उद्घाटन से ठीक पहले भुज अहमदाबाद के मेट्रो के नाम को बदलकर नमो भारत रैपिड रेल जो है कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पे इसका नाम जो है पहली बार बदला गया है। वंदे ट्रेन का नाम नमो भारत जो है रैपिड रेल इसका नाम जो है वो रखा गया है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी जो है वो दिखाई। वर्चुअल मतलब कहने मतलब वहाँ प्रेजेंट ना होना, ठीक है, कहीं और अन्य जगह से रह के झंडी को दिखाना। यह भुज से अहमदाबाद तक चलेगी और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 359 किलोमीटर और दूरी जो है दोस्तों 545 घंटे में तय करेगी। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 5 घंटे 45 मिनट में ये 359 किलोमीटर की दूरी जो है वो 5 घंटा 45 मिनट में दूरी को तय करेगी। इस दौरान पूरे 9 स्टेशनों पर रुकेगी और आम लोगों के लिए यह मेट्रो 17 सितंबर को अहमदाबाद से शुरू होगी। कुल यात्रा का किराया कितने लगेगा? 455 रुपये पूरा यात्रा का किराया लगेगा। जहां अन्य मेट्रो ट्रेन केवल छोटी दूरी तय करती हैं, वहीं नमो भारत ट्रेन जो है अहमदाबाद को उसके आसपास के शहरों से जोड़ेगी। और इस स्पेशल मेट्रो में सभी 12 एसी कोच हैं। बिल्कुल दोस्तों सभी 12 क्या हैं? एसी डिब्बे लगे हुए हैं, जिसमें 1150 पैसेंजर बैठने की पूरी जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो ये रहा नमो जो ट्रेन आपकी चली है
का विवरण दोस्तों, नमो भारत रैपिड रेल जो है उसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है कि वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, कितना रुपया किराया है और कितने स्टेशनों पे वो रुकेगी, ठीक है, उसमें कितने डिब्बे लगे हुए हैं, कितने पैसेंजर जो है उसमें बैठ सकते हैं। चलिए भैया आगे चलें। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऑक्सीजन, डीएनए, सूर्य या भूवैज्ञानिक भंडार। तो बिल्कुल भैया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। बिल्कुल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। और सूर्य से आने वाले प्रकाश ऊर्जा को उत्पादक जीव जो है ग्रहण करते हैं। उत्पादक जीव के अंतर्गत आपका पेड़ पौधा आता है, क्या करते हैं, कार्बन सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उस उत्पादक का एक उदाहरण जो होता है हरा पौधा होता है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जो है जीवित प्राणियों के बीच खाद्य श्रृंखला के जरिए स्थानांतरित जो है वो होती रहती है। बिल्कुल जब ये आपके सूर्य से आने वाली कीड़ों को जो है अवशोषित करता है और इस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण करते हैं और फिर भोजन का निर्माण करते हैं, तो उससे पहले उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से वो जो है ट्रांसफर होता रहता है। चलिए भैया आगे चलें। ऊर्जा को न तो बिल्कुल यहाँ पे ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीवित जीवों के जरिए ऊर्जा का प्रवाह जो है, अगर हम ऊर्जा प्रवाह की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित जीवों के जरिए ही ऊर्जा का जो प्रवाह एक से दूसरे में वो होता रहता है। खाद्य श्रृंखला में जो है तीर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह जो है वो दिखाया जाता है। और ऊर्जा का प्रवाह अगर बात करें तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिवसीय होता है। रास्ते में हर कदम पर ऊर्जा गर्मी के रूप में खो जाती है। बिल्कुल भैया ऊर्जा अगर खत्म होती है, सिर्फ ऊर्जा को एक दूसरे रूप में बदल जाता है। रास्ते में हर एक कदम पर ऊर्जा जो होती है गर्मी के रूप में खो जाती है। चलिए आगे चलें और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या रखने का निर्णय लिया है। श्री केशवपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयनगर, श्री विजयवर्धनपुरम। बिल्कुल भैया हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम जो रखने का निर्णय जो है लिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। यह घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्त करने के दृष्टिकोण के तहत जो है ये फैसला या ये निर्णय लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अंडमान और निकोबार की भूमिका और महत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हिस्से हैं और दक्षिण अंडमान द्वीप समूह पर क्या है ये स्थित है। तो ये रहा दोस्तों अपडेट। चलिए आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें से कौन सा, एक्वेरियम, घास के मैदान, रेगिस्तान, मूंगे की चट्टानें। तो बिल्कुल निम्नलिखित कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। बिल्कुल भैया एक्वेरियम जो है वो क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो चलिए यहाँ पे हम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ अन्य उदाहरण हैं उसको भी जानते हैं और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या होता है। तो चलिए आगे यहाँ पे चलते हैं। कहा गया कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, ये पारिस्थितिकी तंत्र जो मनुष्यों द्वारा बनाए रखे जाते हैं। बिल्कुल भैया कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वे तंत्र होते हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा इनका निर्माण जो है वो किया जाता है। वे आत्मनिर्भर नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता जो है होती है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। एक्वेरियम है, चिड़ियाघर हुआ, ग्रीन हाउस हुआ, खेत शहर हुआ या बोटेनिकल गार्डन हुए, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिनका ये आत्मनिर्भर नहीं होते। आत्मनिर्भर मतलब अपने खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। इनको जीवित रखने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत होती है या आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलें और अगला प्रश्न आपके सामने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आई किताब नेक्सस अभी चर्चा में है, इसके लेखक का नाम क्या है। ब्रैड स्मिथ है, युवल नोआ हरारी है, सलमान है। तो बिल्कुल दोस्तों नेक्सस जो पुस्तक है, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक किताब जो है आई है और उस
के लेखक कौन है? युवल नोआ हरारी इसके लेखक हैं। तो चलिए भैया हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ जानकारी उसको भी यहाँ पे लेते हैं कि आर्टिफिशियल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक की अगर हम बात करें तो जॉन मैकार्थी जो हैं इसके जनक हैं के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनें हैं, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनें द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक क्या है? तरीका है। बिल्कुल भैया।